हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मैथ के लेक्चरों को देखना है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ का ये लेक्चर नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैथ के जिन टॉपिकों को पढ़ाऊँगा उन हर टॉपिक पर सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो के द्वारा आपका सीटेट एग्ज़ाम का मैथ भी क्लियर होगा, साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक है पूर्णांक, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, फिर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित जो सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, पूर्णांक क्या होती हैं? संख्याएं, नंबर्स ही होती हैं जिनमें आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आती हैं, साथ ही उनकी नेगेटिव वैल्यू आती है और जीरो आता है। तो मैं लिख देता हूँ, आप इन्हें नोट कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, यानी 1, 2, 3। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ी हुई थी। नेचुरल नंबर्स 4, 5, 6, 7, ऐसे ही डॉट डॉट। ओके, अब मैं लिख नहीं सकता, इतने सारे नंबर हैं। आप जहाँ तक भी जा सकते हो वो सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, जिन्हें हम काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं। इसके साथ ही मैंने क्या कहा, इनकी नेगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक मान इनकी, तो क्या होंगे? 1 का नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। ये भी आपका पूर्णांक होगा। -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरह से सभी जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी सारी जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वे सभी क्या होंगी? पूर्णांक होगी। क्योंकि आगे तक पता नहीं कहाँ तक जाएगा, जिसे हम इन्फाइनाइट, अनंत बोलते हैं, वहाँ तक ये जाएगा, -इन्फिनिटी तक। तो मैं सारे नहीं लिख सकता, आप समझ गए होंगे। तो ये सभी क्या है? पूर्णांक है। साथ ही जीरो आपको और लेना है, और क्या आएगा? जीरो। तो ये जो मैंने आपके सामने सभी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान देना, पूर्णांक कहलाते हैं। ओके, अब देखिए, इनको आप नोट कर लीजिए, बस यही आपको जानना है पूर्णांक में। अब आप एक और बात जानोगे कि ये जो हमारे पूर्णांक होते हैं, इनको हम रियल लाइन यानी वास्तविक रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ पॉइंट जानने को मिलेंगे जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। तो आप इसे नोट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइन पर इनको कैसे डिनोट किया जाता है। तो देखिए, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी, एक लाइन पढ़ी होगी जिसे हमने बोला था रियल लाइन, वास्तविक रेखा। वास्तविक रेखा क्या होती है? जिस पर हम सारे जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने, उन सभी को लिख देते हैं। इसके बीच में, बिल्कुल बीच में क्या लिखा जाता है? जीरो लिखा जाता है। ओके, बीच में बिल्कुल जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में कैसी वैल्यू लिखी जाती है? पॉजिटिव, धनात्मक वैल्यूज लिखी जाती हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक वैल्यूएं लिखी जाती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जीरो के बाद क्या आएगा? देखिए, 1 आएगा, लिख देता हूँ मैं, 1 आएगा। फिर 1 के बाद 2 आएगा, इसके बाद 3, और आगे को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो यहाँ 4 आएगा, फिर 5, ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी आ जाएंगे आगे तक। क्योंकि सभी को नहीं लिखते हैं तो हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं। तो जीरो के राइट साइड में सभी वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव। और जीरो के लेफ्ट साइड में सभी वैल्यू कैसी लिखी जाती हैं? रियल लाइन पर नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। इन्हीं के नेगेटिव मान लिखने होते हैं यहाँ पर। तो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा -1, फिर इसके बाद -2, एंड फिर -3, फिर -4, इसके बाद -5, और देखिए मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, फिर -6 आएगा, -7, और डॉट डॉट। इसको भी डॉट डॉट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सभी वैल्यूज़ लिख नहीं सकता ना, तो हम डॉट डॉट कर देते हैं। इसका मतलब है कि आगे तक जितने भी नंबर हैं वे सभी। तो ये हमारी जो लाइन मैंने आपको खींची है, इसको क्या बोलते हैं हम? रियल लाइन यानी वास्तविक रेखा। वास्तविक रेखा। तो बस इसमें यही आपको जानना था। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं, और आपको याद रखने हैं कौन से वैल्यूज़ होती हैं, कौन से नंबर होते हैं पूर्णांक। अब मैं आपको कराता हूं जो सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्णांक से। तो इसे आप नोट करें,
तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जो सीटेट 2015 में पूछा गया है, इसको आप पढ़िए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन भी थे लेकिन वो मैं लिख नहीं पाया हूँ, हम डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोला गया है -7 और -3, -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो -7 और -3 के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं उनका गुणनफल कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये निकालना है -7 और -3 के बीच कौन कौन से पूर्णांक होते हैं। तो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, दोनों तरह से लिख रखे हैं पूर्णांकों को, और आप देखिए -7 और -3 के बीच में कौन से पूर्णांक हैं। तो यहाँ रियल लाइन को आप देखिए, देखो ये रहा -7 और ये रहा -3, तो इनके बीच में देखिए कौन से पूर्णांक हैं। देखो -7 और -3 के बीच में कौन से आएंगे, -6 आएगा, -5 और -4, बस इनकी आपस में आपको मल्टीप्लाई बतानी है कितनी होगी, यही इसका आंसर होगा। तो -7 और -3 के बीच में जो हमारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक हैं वो कितने हैं, -6 है, इनटू, क्योंकि हमें देखिए गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन बताना है तो मैं गुणा करूंगा, और एक -5 है, साथ में एक -4 है, तो इनकी गुणा कितनी आएगी, -120, और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल था, केवल पूर्णांकों के बीच के पूर्णांक निकाल लेते और उनकी आपको मल्टीप्लाई बतानी थी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो कि ये पेपर 2 में पूछा गया है जूनियर लेवल पर, आप देख सकते हो। अब देखिए इंटीजर्स पर ही एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। अब आप जो भी मैंने आपको ये बताया हुआ है इसको आप नोट कर लें, इस तरह से नोट करें आपको, ताकि आप जब आगे रिवाइज करोगे कभी तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ओके, क्योंकि वीडियो से हम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाकर चलें। तो इन्हें आप नोट करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पूर्णांकों से ही सीटेट एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन सही लगाना है। तो कब लगाएंगे, जब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। तो इसमें आपको बताना है कि -3 से तो छोटे और -8 से बड़े पूर्णांकों की कितनी संख्या है, कितने पूर्णांक मिलेंगे जो -3 से तो छोटे हों लेकिन -8 से बड़े हों। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो बिल्कुल सोचें इसके बारे में, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। बाकी मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन आप खुद से सोच पाओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इससे पहले आप कुछ बातें जान लीजिए जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। देखिए जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है उनमें बड़ा और छोटा बताना आसान होता है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आपको दी जाए और पूछा जाए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे हम रियल लाइन की हेल्प से, वास्तविक रेखा की हेल्प से। देखिए ये जो मैंने आपको रियल लाइन बनाई हुई है, इसमें एक विशेषता ये होती है कि आप जब इस पर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर जाओगे, देखो इस इधर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर चलते जाओगे तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये बढ़ते जाते हैं, बड़े नंबर आपको मिलते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान ली मैं -7 से इधर जाता हूँ आगे को, तो -7 से मैं -6 पर पहुँचा तो -6 जो है -7 से बड़ा होगा, फिर -5 की ओर गया तो -5 बड़ा होगा इन पीछे वाले नंबरों से। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हो तो नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी बड़े नंबर आपको मिलते जाते हैं। तो इसके द्वारा भी आप पता कर सकते हो। देखो -8 भी है इसमें, तो मैं लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पर आएगा -8। तो अब आप सोच सकते हो, देखो सोचो कि -8 से तो आपको क्या बताना है, बड़े पूर्णांक हो, लेकिन -3 से छोटे। तो आप बताइए -8 से जो बड़े पूर्णांक हैं वो किधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे या फिर इधर मिलेंगे, पीछे मिलेंगे, बिल्कुल आगे मिलेंगे। मैंने क्या बताया कि जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नंबर बड़े मिलते जाते हैं। तो -8 से बड़े पूर्णांक चाहिए हमें, तो हम राइट साइड की ओर जाएंगे। तो देखो हमें जाना है इधर, लेकिन क्या कहा गया है दूसरा, -3 से छोटे। तो -3 ये रहा। अब -3 से छोटे पूर्णांक कहाँ मिलेंगे, आगे की ओर या फिर पीछे की ओर, बिल्कुल पीछे की ओर, क्योंकि -3 से अगर आप आगे की ओर जाएंगे तो इससे बड़े नंबर मिलेंगे, बड़े पूर्णांक मिलेंगे। तो हमें इसे पीछे की ओर रहना है। तो देखिए हमें -8
और -3 के बीच के पूर्णांकों की संख्या बतानी है। कहने का मतलब ये है, अब आप समझ गए होंगे, ये जो पीछे क्वेश्चन कराया था कुछ ऐसा ही है, बस इसमें पूछने का तरीका अलग है। तो हमें -8 और -3 के बीच के पूर्णांक बताने हैं। तो आप देखिए कितने पूर्णांक है, -7, -6, -5, -4, ये बताने हैं इनकी संख्या कितनी है। तो 4 हैं, देख ले आप, -7, -6, -5 और -4। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो आपको यही ध्यान रखना है कि रियल लाइन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो बड़े नंबर मिलते जाते हैं, और अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर आओगे, इधर से इधर को आओगे, तो छोटे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया एक तरीका नेगेटिव वैल्यूओं में बड़ा और छोटा देखने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, आप कन्फ्यूज़ होता है, देखिए नेगेटिव वैल्यू में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, इसको पहचानना, ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप बताइए 4 और 3 में कौन सा बड़ा है। तो आप बिल्कुल बता दोगे, मैंने बताया पॉजिटिव नंबरों में आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो। तो क्या बताओगे, 4 बड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ, -4 और -3 में आप बताइए कौन सा बड़ा है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा बड़ा है। तो मैं आपको बताऊँ, देखो जो संख्याएं प्लस की बड़ी होती हैं उनमें अगर आप माइनस लगा देते हो तो वो छोटी हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 4 बड़ा होता है 3 से। ओके, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो अब उल्टा हो जाएगा, -3 बड़ा हो जाएगा -4 से। तो इस तरह से आप कर लेना। तो प्लस की जो संख्याएं बड़ी होती हैं माइनस लगाने पर वो छोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका आपकी ये वास्तविक रेखा है। तो हमारे ये पहला टॉपिक हो गया इस वीडियो का, पूर्णांक इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आप तब तक ये जो भी मैंने लिखा है इसको नोट कर लें। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि योगात्मक प्रतिलोम किसके लिए निकाला जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम संख्या का निकाला जाता है। और होता क्या है, यानी कैसे निकाला जाता है, वो आप जानिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। तो जिस भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है आपको, तो वो संख्या होगी जिसे हम दी गई संख्या में ऐड करें, जोड़ें, तो 0 आ जाए। तो समझिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या a है और इसका आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे मैं इसमें ऐड करूं, इसमें जोड़ूं, तो 0 आ जाए। तो वही संख्या इस संख्या की योगात्मक प्रतिलोम होगी। तो अब आप सोच सकते हो, देखो सिंपल है, a कोई संख्या है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो सीधी सी बात है, इसकी नेगेटिव वैल्यू यानी -a जोड़ दीजिए। तो -a अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस भी संख्या का आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उस संख्या की नेगेटिव वैल्यू बता देनी है, वही उस संख्या के लिए योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो मैं लिख देता हूँ योगात्मक। कभी कभी ये आपको योज्य भी लिखा हुआ हो सकता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, योगात्मक या फिर योज्य प्रतिलोम। बराबर होगा -a। तो संख्या a के लिए योज्य या फिर योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a। अब आप इस पर एक छोटे से एग्जांपल देख लीजिए। तो आपसे पूछा जाता है कि जो 6 है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसे मैं 6 में ऐड करूं तो 0 आ जाए। तो बताइए कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है -6। तो 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -6। इसी तरह से 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7। 8 का क्या होगा, -8। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी हुई है जिसका आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है उसके आगे बस माइनस लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल टॉपिक था, इसे आप नोट कर लें। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप इसे नोट करें। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए, अब जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ मैथ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है, उसका नाम है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यार इसे क्या हो गया, गुणात्मक
जिसे हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा व्युत्क्रम। ओके, तो गुणात्मक प्रतिलोम या फिर कहीं व्युत्क्रम, एक ही मीनिंग है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए समझते हैं ये होता क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन सबसे पहले जानिए कि व्युत्क्रम किसी संख्या का किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए वही मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास a है, कोई संख्या हमारे पास a है, तो इसका व्युत्क्रम वो संख्या होगी जिसे हम इस संख्या में मल्टीप्लाई गुणा करें तो 1 आ जाए, 1 आ जाए। ओके, क्या कहा मैंने, कोई मान लीजिए संख्या a है, तो इसके लिए इसका व्युत्क्रम वो संख्या होगी जिसे हम इस संख्या से गुणा करें तो 1 आ जाए। तो आप बताइए a में मैं किससे गुणा करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो आप सोच सकते हैं इसके इन्वर्स से इसका उल्टा कर दीजिए, किससे गुणा कर दीजिए, 1/a से, इसके उल्टे से कर दिए। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/a व्युत्क्रम हो गया, किसका, व्युत्क्रम है a का। तो क्लियर है, यहाँ से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस भी संख्या का आपसे व्युत्क्रम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है, बस उल्टा कर देना उसका, वही संख्या उसकी व्युत्क्रम या फिर जिसे हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये इतना सही है, ऐसे ही फाइंड किया जाता है। अब इस पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसे आप नोट कर लें। तो सीटेट एग्जाम में पूछा गया व्युत्क्रम पर क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इसमें आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, सीटेट एग्जाम का है ये, व्युत्क्रम का ही है। इसमें पूछा गया कि -3/8 गुणा -7/30 का व्युत्क्रम होगा। तो आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में, व्युत्क्रम है या फिर व्युत्क्रम होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो हम तो डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं। तो फाइनली क्या पूछा गया था, ये जो आपको दिखा हुआ है एक फ्रैक्शन जो भिन्न लिखी हुई है, यानी एक संख्या, इसका आपसे व्युत्क्रम पूछा गया है। तो बस निकाल लीजिए। तो इसको देखिए, आपको देखने में डर लग रहा होगा बट ये है नहीं, सिंपल है बिल्कुल। तो सॉल्यूशन में देखिए, अब आप जो मैंने अभी पढ़ाया उसी का ये क्वेश्चन है। तो संख्या क्या दी हुई है जिसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, -3/8 मल्टीप्लाई -7/13। तो पहले हम इस संख्या को सही कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये 2 तरह से लिखी हुई है, 2 भागों में लिखी हुई है गुणा करके। ओके, अब देखिए मान लीजिए आपसे 30 का पूछा जाता है व्युत्क्रम, अब इसी को वो लिख के दे दे 6 × 5 का बताइए। तो पहले आप इसको सही करोगे ना, पहले 30 लाओगे फिर बता दोगे 1/30 होगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है, आप इसको पहले सही कर लें फिर बताना। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आप रूल जानते होंगे, ये हमारे उसके इंडेक्स और सर्ट्स के रूल होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है ऐसे रूल, तो एक वीडियो होगी मेरी, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, घातांक और कर्णिंग के नाम से, इंडेक्स और सर्ट्स के नाम से। तो वहाँ पर मैंने ये सारे रूल बताए हुए हैं, क्या होता है प्लस माइनस ये सभी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 × 7 ऊपर की देखिए, जब 2 भिन्नों की गुणा करते हैं हम तो ऊपर वाले की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाले की नीचे वाले में। तो -3 × -7 कितना हो जाएगा, +21। क्लियर है। इसी तरह से नीचे वाले की नीचे वाले में होती है, तो 8 × 13 क्या होगा, ये होगा 104, 104। तो ये आपको समझ में आ गई होगी मल्टीप्लाई। देखिए 2 भिन्नों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले में कर देते हैं और नीचे वाले की नीचे में। अब ये हमारे पास एक संख्या आ गई, इसका हमें व्युत्क्रम बताना है। तो आप बताइए, इस संख्या का अगर आपको व्युत्क्रम बताना है, तो मैंने क्या बताया आपको, एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे हम इसमें गुणा करें तो 1 आ जाए। तो कब आएगा 1, जब आप इसके इन्वर्स से, इसके उल्टे से क्या कर दोगे, इसमें गुणा कर दोगे। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देखो मैं अगर व्युत्क्रम लिखूं 1 आएगा, तो क्या करेंगे हम,
1 अपॉन कर देंगे ना, देखो मैंने यहाँ बताया था ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन ए, संख्या कोई ए है तो 1/a हो जाएगी। तो यहाँ पर 21/104 है तो इसकी क्या होगी 1 अपॉन 21/104। अब इसको अगर आपको सही करना है तो क्या करते हैं हम, देखिए 21/4 तो है लेकिन 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 कर लेते हैं और बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की अंदर हो जाती है। तो ऊपर चला जाएगा 104, नीचे आ जाएगा 21। तो यही क्या हो गया 21/104 का व्युत्क्रम। अब यहाँ पर भी सोच सकते हैं, बताइए इसमें हम किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो आप सीधी सी बता दोगे 104/21 से, क्योंकि 104 से 104 और 21 से 21 कट गया तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 21/104 का जो व्युत्क्रम होगा वो 104/21 हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आप आसानी से कर लोगे। बस आपको क्या करना है, जो हमारी फ्रैक्शन दी जाती है, भिन्न दी जाती है, अगर उसका आपसे व्युत्क्रम पूछा जाए तो आपको ये उल्टे कर देने, ऊपर वाला नीचे लिख देना और नीचे वाला ऊपर, तो वही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। इस तरह से कर लेना, कैसे भी कर लेना। तो इसे आप नोट कर लें और मैं अभी एक और क्वेश्चन कराता हूँ इस पर। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्युत्क्रम से ही पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें आपको व्युत्क्रम बताना है किसका, -3/8 की पावर -2 गुणा -4/5 की पावर -3। इसका आपको ये जो संख्या मैंने लिखी है इसका आपको व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक सही होगा तो हम सही आंसर ही निकालेंगे। बस ये कि आप इसको देखकर थोड़ा घबराना मत, हालांकि ये सिंपल है। देखो मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ पर रूल अप्लाई होंगे किसके, इंडेक्स एंड सर्ट्स के, यानी जो घातांक और करनी होती है उसमें जो कुछ हम नियम पढ़ते हैं उसके नियम यहाँ पर अप्लाई होंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए जो संख्या दी हुई है उसे हमें सही रूप में लाना होगा ताकि हम देख पाएँ कि जो संख्या हमको दी गई है उसका हमें व्युत्क्रम कितना बताना है। यहाँ पर देखिए कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, आप देख पा रहे हो, तो सही रूप में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, देखिए हमारे पास यहाँ पर पावर कितनी है, माइनस है। आप भी जानते हो अगर माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं ताकि हम ओपन कर सकें। तो माइनस है तो नीचे ले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 8 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे, 8/-3। तो अब ये क्या होगी, पावर माइनस से प्लस हो जाती है। देखो ये रूल होते हैं, a/b की पावर -m हो तो हमें अगर ये पावर प्लस बनानी हो तो क्या करते हैं हम, ये वाला ऊपर लिख देते हैं, ये वाला नीचे। तो b/a की पावर क्या हो जाएगा, m। अब ये क्या होगी, प्लस हो गई। तो ये रूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर आप खुद से करें, देखिए ये -3 को हमें प्लस करना है तो क्या करना है, 5 को ऊपर और -4 को नीचे। तो ये आ जाएगा 5/-4 की पावर में 3। अब इसको खोल लीजिए, देखो यहाँ पर 8/-3 है, इसका मतलब क्या है कि 8/-3 2 बार है, तो 2 बार गुणा करेंगे। तो 8/-3 गुणा 8/-3 गुणा, यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही है, 5/-4 की पावर 3 है, तो इसको भी हम 2 बार करेंगे, -4 गुणा 5/-4। तो ये आ जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए अभी यहाँ पर एक और आएगा, क्या, 5/-4। यहाँ पर आप देखें 5/-4 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे हम गुणा में, मल्टीप्लाई में। और 8/-3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। अब ये सारी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आएगी 125/-9। तो 125/-9 आएगी ये गुणा करके। कैसे करनी है मैंने बताया था, जो हम भिन्नों की गुणा करते हैं उसमें ऊपर वाले की ऊपर कर लेते हैं और नीचे वाले की नीचे, यानी अंशों की अंश में और हर की हर में कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो ये करेंगे तो हम 125/-9 आ गया। तो हमें फाइनली किसका व्युत्क्रम बताना है, ये वाली जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है इसका। तो क्या है संख्या, 125/-9, इसका व्युत्क्रम अब बताइए। तो मैंने क्या बताया था, क्या करना है आपको व्युत्क्रम के लिए, जो नीचे लिखा हुआ है इसे ऊपर लिख दीजिए और जो ऊपर है उसे नीचे। तो कितना आ जाएगा, -9/125। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो
इस तरह से निकालना था। बस इसमें जो बड़ा काम था वो ये था कि इसको इस वाली फॉर्म में लाना, और इसके लिए आपको जो है मैंने बताया था घातांक और कर्णिक के नियम पता होनी चाहिए, इंडेक्स और सर्ट्स के रूल आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सको। क्योंकि हम जो भिन्न होती है उसका आसानी से बता सकते हैं व्युत्क्रम क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, अंश को तो हर की जगह लिखना है और हर को अंश की जगह लिखना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आप इन्हें नोट कर लें अपने नोट्स में। चलिए, तो इस वीडियो का अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं मैथ में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम क्यों पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। इस क्वेश्चन को देखिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपसे वैल्यू पूछी जाती है, जिसमें आपसे मान पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत से ब्रैकेट आपको यूज़ किए जाते हैं और इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते कि कहीं से भी स्टार्ट कर दें, नहीं। अगर आपको सही आंसर लाना है तो एक नियम के अनुसार, एक रूल के अनुसार इनको सॉल्व करना होता है। तो वो रूल पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो रूल में सबसे पहले आपको जानना है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, यानी कोष्टकों के प्रकार। कोष्टक क्या होते हैं, इनके प्रकार आप जानिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल के बारे में, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ ब्रैकेट यानी कोष्टकों के प्रकार। तो देखिए पहला कोष्टक होता है रेखा कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विनकुलम। अब इसका देखिए साइन जानिए, आप केवल आप इनका चिन्ह जानिए, चिन्ह से पहचानना है बस आपको। तो देखिए रेखा कोष्टक का साइन जो होता है, चिन्ह, वो होता है ये इस तरह से लाइन, ये एक इस तरह से लाइन लिख दी जाती है। तो ये किसका साइन होता है, अगर ये किन्हीं नंबरों पर लगा हुआ है तो ये किसका साइन होता है, रेखा कोष्टक का। तो ये हो गया। दूसरा कोष्टक होता है हमारा छोटा कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का साइन कैसा होता है, देखिए इसका चिन्ह कैसा होता है, ये इस तरह से, देखिए आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये होता है हमारा राउंड ब्रैकेट, ओके, जिसे हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। तीसरा होता है मंझला कोष्टक। बस आपको इनके साइन देखकर इनके नाम पता होने चाहिए, ओके। मंझला कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसका साइन, इसका चिन्ह कैसा होता है, तो इसमें देखिए चिन्ह इस तरह से होता है। क्या होता है इसमें, ये पीछे घुंडी सी लगा देते हैं, दो इधर घुंडी होती है और इधर घुंडी सी लगा देते हैं, ओके। तो ये होता है हमारा मंझला कोष्टक। चौथा और हमारा लास्ट कोष्टक है बड़ा कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और ये होता है कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखना, ये थोड़ा सा नीचे बन गया, ये दोनों देखो एक जैसे नहीं है, मंझला और जो हमारा ये बड़ा कोष्टक है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। देखो इसमें ये घुंडी लगी हुई होती है, ओके, और ये ऐसे ही होता है, ये स्ट्रेट, ये ऐसे ही स्ट्रेट होता है, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस है दोनों में। तो इनके जो चिन्ह लिखे हुए हैं, प्रतीक जो लिखे हुए हैं, इनको देखकर आपको इनके नाम पता होने चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ बोर्ड मास रूल के जरिए। तो ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इस तरह के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बोर्ड मास, एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है वो हम जानेंगे, तब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको बोर्ड मास रूल समझा सकूँ। तो बोर्ड मास रूल आप समझ जाओगे, सिंपल होता है, उसको बस यूज़ करने का तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है और आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको लेकर देखिए आपके लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल लगता है। तो ये बोर्ड मास रूल होता क्या है, BODMAS, बोर्ड मास आपको याद रखना है ये शब्द, बोर्ड मास। अब इसमें देखिए समझिए पहले, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक, मैं लिख देता हूं कोष्टक, कोष्टक का, ब्रैकेट का। क्या करना है, ऑफ का मतलब होता है का, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीजन, डी फॉर
डिवीज़न, डिवीज़न जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भाग, और जिसका साइन होता है ये, ओके, डिवीज़न। फिर हम करते हैं M फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी और समझाऊंगा, देखिए मैं लिख लूँगा इसे, मल्टीप्लिकेशन तो हमें ब्रैकेट का करना होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं गुणा, और इसका साइन होता है ये। और फिर हमें करना होता है A फॉर, देखिए A जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर एडिशन, एडिशन मतलब योग, जिसका साइन होता है प्लस, ये इस तरह से, ओके। अब इसमें जो S आता है लास्ट में, इसका मतलब होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब घटाना, जिसका साइन होता है ये। अब यहाँ पर आप समझिए ये जो बोडमास होता है ये किस तरह से उस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करता है, ओके। पहले मैं क्या करूँगा, आपको ये समझाऊंगा। देखो इसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का। तो आपको क्या करना है, कोष्टक का सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक में जाना है, सबसे पहले आपको भाग करना है। अगर कोष्टक में दो नंबरों के बीच में भाग है और मान लो मल्टीप्लाई भी है, भाग भी है, और प्लस भी है, माइनस भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। फिर उसके बाद गुणा करनी होती है, फिर उसके बाद योग करते हैं, और फिर लास्ट में करते हैं घटाना। ध्यान देना, ब्रैकेट में जाओगे, ब्रैकेट में आपको कुछ भी मिल सकता है नंबरों के बीच में, एडिशन मिल सकता है यानी योग मिल सकता है, घटाना मिल सकता है, भाग मिल सकता है, या फिर गुणा। तो अब हम करेंगे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन, कौन सी संक्रिया लगाएंगे, तो ये बताता है बोडमास। सबसे पहले आपको करना है भाग। अगर नंबरों के बीच में भाग है तो सबसे पहले आप करोगे भाग, फिर उसके बाद करोगे गुणा अगर गुणा है, फिर अगर योग है तो योग करोगे तीसरे नंबर पर, और लास्ट में करते हैं घटाना, ओके। तो देखिए यहाँ आप सबसे पहले पढ़ा है आपने कोष्टक का हम ये करते हैं, लेकिन कोष्टक तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया। अब उन चारों प्रकारों में से सभी भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है। तो उन कोष्टकों में से भी आपको सॉल्व करने के लिए नियम याद रखने हैं कि सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व किया जाता है रेखा कोष्टक, विनकुलम, ओके। फिर इसके बाद सॉल्व किया जाता है ये राउंड ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। फिर इसके बाद सॉल्व किया जाता है करली ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं मंझला कोष्टक। फिर लास्ट में सॉल्व किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोष्टक दिखाई देते हैं अपने क्वेश्चन में तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले करते हैं रेखा कोष्टक को पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर करते हैं हम अपने इसे छोटा कोष्टक, तीसरे नंबर पर करते हैं मंझला, और चौथे पर करते हैं बड़े कोष्टक को, ओके। अब इन कोष्टकों के अंदर ही तो नंबर लिखे हुए होते हैं, आपस में ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, सबट्रैक्शन करके, या फिर डिवीजन करके। अब उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये रूल बता देता है। देखो यहाँ पर भाग करना है, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। तो अब मैं आपको देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई ये आपको एग्जाम्पल के जरिए अच्छी समझ में आएंगी, तो आप इन्हें नोट कर लें। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इनको अप्लाई करना बताऊँगा, ओके। ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है उसको सीखने के लिए इनको सॉल्व करते हैं, और जो अभी मैंने आपको बताया था रूल बोडमास उसको यूज़ करना सीखते हैं अच्छे से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये सीटेट एग्जाम का है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया है सॉल्व यानी मान ज्ञात कीजिए। ये जो लिखा हुआ है इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा वही है जो मैंने लिखा हुआ था, और इनको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर बोडमास रूल लगाना होगा। आप वैसे भी आप देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बोडमास रूल लगाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा और आंसर भी आपका सही आएगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बोडमास रूल अभी हमने देखा था, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो आपका ये क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह के, इनमें सबसे पहले ढूंढा जाता है ब्रैकेट, कोष्टक को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब कोष्टक 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, तो मैंने बताया था सबसे पहले कौन से कोष्टक को सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्टक को, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मंझला, और फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो अब आप देखिए अगर आपको रेखा कोष्टक सॉल्व करना है तो इसमें क्या रेखा कोष्टक है, तो नहीं है, तो रेखा कोष्टक नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे छोटा कोष्टक, यानी इसमें हमारा राउंड ब्रैकेट छोटा कोष्टक है
तो अगर है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर हम अगला देखेंगे। तो देखिए छोटा कोष्ठक आप देख सकते हो, ये रहा, देखो यहाँ पर लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक हमें मिल गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको ब्रैकेट यानी कोष्ठक को लेना होता है। कोष्ठक का आपको मैंने बता दिया रूल कि कौन सा पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर रेखा कोष्ठक था नहीं, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक ये रहा, देखो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। 16 माइनस, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया था जब हम ब्रैकेट कोष्ठक को चुन लेते हैं कि हमें ये सॉल्व करना है, फिर उसके अंदर आप जाओगे तो मैंने कहा उसके अंदर नंबरों को प्लस के साथ यानी कि जोड़ा हुआ होगा या फिर घटाया हुआ या फिर भाग या फिर उनके बीच में गुणा होगी। तो इनमें से कौन सी चीज़ पहले करेंगे तो ये आपका बताएगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में ये जो डी होता है, ये डी क्या बताता है, आपको डिवीज़न करना है। अगर डिवीज़न है यानी भाग करना है, और अगर आपकी मल्टीप्लाई है तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, प्लस करना है, और चौथे नंबर पर आपको घटाना है। तो आप देखिए हमने कोष्ठक चुन लिया, ये वाला सॉल्व करना है। लेकिन इसमें आप देखोगे जो नंबर लिखे हुए हैं ये 2 ही नंबर हैं और इनके बीच में क्या है, सबट्रैक्शन यानी घटाने वाला साइन है, और तो कोई है नहीं। तो बाकी नहीं है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हमारा यही है अकेला, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो ये 18 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 18 माइनस 5 हो जाएंगे 13। तो ये बचे 13, देखिए सॉल्व हो गया हमारा। अब बाकी का आप काम ऐसा का ऐसा ही लिख दोगे। अब फिर इसके बाद आपको फिर दोबारा से देखना है, क्योंकि आपके ब्रैकेट इसमें कोष्ठक है, तो कौन सा कोष्ठक हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 2 कोष्ठक बचे हैं, एक मंझला और एक बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले कौन सा आता है, मंझला। मंझला हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रहा मंझला, ये रहा मंझला, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। -4 प्लस। अब कोष्ठक में जाने के बाद आपको अपने चिन्ह देखने हैं कौन से हैं। अगर आपको भाग मिलता है तो सबसे पहले भाग करोगे, और अगर आपको गुणा मिलती है फिर गुणा करोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है, और उसके बाद घटाना है। तो क्या यहाँ पर भाग है, नहीं है, तो फिर हम आगे जाएंगे। क्या गुणा है, गुणा भी नहीं है। क्या जोड़ है, जोड़ भी नहीं है। क्या है, घटाना है, तो घटाना कर दीजिए, जब जो है उसे कर दीजिए। तो यहाँ 16 माइनस 13 कितने बचेंगे, ये बचेंगे 3। अब बस एक एक कोष्ठक करके सॉल्व करते हैं। ओके 18 माइनस, अब तो ये बड़ा ही बचा है तो बड़ा का कर लीजिए, और इसमें 2 के बीच में प्लस का साइन है तो इनको जोड़ दीजिए। 4 + 3 7। अब लास्ट आंसर आपका कितना आ गया, ये 18 माइनस 7 कितना बचेगा, 11। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ध्यान देना, एक एक कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, एक बार में एक कोष्ठक, फिर दूसरा, फिर उससे दूसरा, और फिर उससे अगला, इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और कोष्ठक में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी पहले भाग करना है, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ना, और फिर घटाना। तो इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि सीटेट में पूछा गया है। इससे आपको और क्लियरिटी आएगी सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, यदि इसके आप इसको देख पा रहे हैं, देखो इसमें क्या कहा गया है, देखो 2 साइडें दी हुई हैं, ये बराबर लगा हुआ है, ये जो इधर लिखा हुआ लेफ्ट साइड में ये बराबर है राइट साइड में। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये लिखा हुआ है x, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो देखिए वास्तव में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें, -12 गुणा -3 प्लस किया हुआ है, फिर कोष्ठक, फिर 20, फिर भाग, -4, फिर उसका माइनस, फिर -24, फिर है भाग, फिर 8, फिर कोष्ठक बंद, उसके बाद माइनस, फिर कोष्ठक, फिर 16, फिर भाग, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसे, -2 के बाद कोष्ठक बंद है, फिर है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद बराबर है छोटे कोष्ठक में -28 भाग, फिर ये बंद है। यहाँ पर देखिए एक अंक छूट गया है, ये -28 भाग 7 है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, और फिर है +x। तो हमें देखो ये जो इक्वेशन, ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है।
वैसे ये देखने में बड़ा कठिन सा लग रहा है लेकिन है नहीं कठिन। आपको जस्ट क्या करना है, देखो आप देखो इसको सही से देखो, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। फिर देखिए इसको सॉल्व करना है, बस x की वैल्यू बता देनी है कितनी होगी। ये एक छोटी सी समीकरण बनेगी जो आपने सॉल्व की होगी छोटी क्लास में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे सॉल्व कराए थे। यहाँ पर आपको ब्रैकेट मिलेंगे और एक से अधिक आपको जो है हमारे ऑपरेशन मिलेंगे, प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या चुनना होता है, अपना कोष्टक चुनना होता है जो आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या देखोगे, रेखा कोष्टक। क्या रेखा कोष्टक दिख रहा है इसमें? नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक है इसमें कहीं? तो देखिए ये रहे छोटा कोष्टक है इसमें, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -12 यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई है तो ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो -3 ही होगा, प्लस 20 डिवाइड, यहाँ पर देखिए ये -4 ही रहेगा, -24 डिवाइड 8 -60 डिवाइड -2 और ये इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये छोटा कोष्टक है तो क्या करोगे, देखो यहाँ -8 डिवीज़न यानी भाग 7। एक बात ध्यान रखना, a और इनके बीच में ये भाग का साइन है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको a को भाग देना है किससे, b से। तो यहाँ पर देखिए -28 भाग 7 है तो इसका मतलब क्या है कि आपको -28 को भाग देना है किससे, 7 से। तो कितना आएगा, -4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -4 प्लस x। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। चलिए तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये 36 हो जाएगा प्लस बड़ा कोष्टक। इसमें देखिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोष्टक लगा हुआ है -4, ये इसलिए ताकि आप माइनस को पहचान सको। ओके, यहाँ पर क्या है, -4 है और 20 और -4 के बीच में क्या है, भाग। तो इसका मतलब क्या है, आपको 20 को भाग देना है किससे, -4 से। देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5 आएगा। ओके, 20 को जब -4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ माइनस लगा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, -24 को आपको भाग देना है किससे, 8 से। देखो इन दोनों के बीच में भाग है, तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितना आएगा, माइनस, और ये आएगा आपका -3 माइनस। यहाँ पर आप देखें, देखो 16 को भाग करना है किससे, -2 से। तो कितना आएगा, -8 बराबर -4 प्लस x। देखिए ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं हम बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में मैंने बताया था, कोष्टक में जाने के बाद सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। तो मैंने भाग ही किया है सबसे पहले। अब इसके बाद बाकी के काम करेंगे। 36 प्लस, यहाँ पर आप देखें अब तो कोई साइन नहीं है, बस माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर -4 प्लस x इज इक्वल टू 36। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 बचेगा प्लस 8 प्लस x। यहाँ पर आप देखें 36, यहाँ पर देखिए माइनस के 2 हैं और प्लस के 8 हैं, तो कितने बचेंगे, +6 बचेंगे इक्वल टू -4। यहाँ पर ये कितना हो गया, 42 हो गया, ये -4 प्लस x। अब आपको x निकालना है। देखो इस तरह की समीकरण आपने छोटी कक्षाओं में सॉल्व की होंगी। हमें x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें x को अकेला रखना पड़ेगा। तो इसको इधर ले जाते हैं ताकि हमारा x अकेला रहे। तो माइनस का है तो इधर किस में जाएगा, प्लस में। तो प्लस इसमें जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 बराबर x। इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 46। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। यहाँ पर आप देखें, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें कोष्टक सॉल्व करना होता है। कोष्टक का मैंने आपको क्रम बता दिया सॉल्व करने का। यहाँ पर क्या रेखा कोष्टक है, नहीं है। क्या यहाँ पर छोटा कोष्टक है, नहीं है। करली है, नहीं है। बड़ा कोष्टक है यहाँ पर, देखो ये रहा। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसके अंदर जाइए,
तो यहाँ पर देखिए 2 के बीच में डिवाइड करना है, आपको भाग देना है, यहाँ पर 2 के बीच में भाग देना है, यहाँ पर भाग देना है। भाग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग करना होता है। अगर आपका भाग है कोष्टक में तो हमने भाग कर दिया, फिर बाकी चीज़ें कर दी, बस ये सॉल्व होके 46 आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 2 यहीं पर फिनिश होता है। अब हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, उसमें नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसी तरह से ये आपको सभी लेक्चर मिलते जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो भी इस लेक्चर में पढ़ा है, इसके जो भी पढ़ा है आपने, इसके बारे में अगर कोई आपका डाउट हो, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जा सकते हैं और उस पर आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और वीडियो मिल जाएंगी, जहां से आप अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताना है। थैंक्स टू एवरीवन।